आज के लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, द केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। इसमें हम कहते हैं कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और जिसमें वज़न हो वो कहलाता है मैटर। अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात कर लें तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तमाम क्या हैं, ये मैटर हैं। अगर मैथ्स की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर की अमाउंट है वो चीज़ कहलाती है मैस। ठीक है, तो मैटर जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। अब मैटर की बात करते हैं तो उसमें हम एलिमेंट की भी बात करेंगे। तो एलिमेंट क्या है कि एलिमेंट बेसिकली हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटम्स मिल के एक एलिमेंट बना रहे होते हैं। मुख्तलिफ एटम्स मिलते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है, या फिर हम कहते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से ये ब्रेक डाउन नहीं होता। तो एलिमेंट की क्या डेफिनेशन हो जाती है कि द केमिकल सब्सटेंस दैट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो वैसे एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये भी आप लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, किसी भी सिंपल केमिकल रिएक्शन की वजह से ये ब्रेक डाउन नहीं होता, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट जो है इसमें हम कहते हैं कि इट इज़ एब्रीवेटेड बाय 1 और 2 लेटर। ठीक है, जैसे कि सोडियम है या तो 1 लेटर होता है या 2 लेटर होते हैं। और अगर इसकी एब्रीवेशन की बात करें तो वो उसकी लैंग्वेज अरेबिक हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, जर्मन हो सकती है, या फिर लैटिन हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल है O। अगर हम H की बात करते हैं तो H किसको कर रहा है, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाइड्रोजन का सिंबल होगा H। अगर सोडियम की बात करते हैं, जैसे कि ये लैटिन का वर्ड है, तो सोडियम का सिंबल होगा Na। करंटली जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 92 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज़ किया है। ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स कितने हैं जो साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं, तो 92 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 15 एलिमेंट्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं एनिमल्स में। अब एलिमेंट्स की भी 2 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स कौन सी है, एक तो मेजर एलिमेंट और दूसरा ट्रेस एलिमेंट। अब मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मेजॉरिटी जो 97% है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो एनिमल्स में पाई जाती है। उसके अलावा जो रिमेनिंग 3% है वो कौन से हैं, जैसे कि 97% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है, और जो 3% है वो कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटाशियम पाया जाता है। ये सारे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, MCQs आ सकते हैं इसमें से, और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एज अ लॉन्ग तो ये नहीं आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर ट्रेस एलिमेंट की बात करते हैं, ट्रेस एलिमेंट कहते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में हो, जो कम मिकदार में पाए जाते हों। तो वो ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि कम मिकदार में पाए जाते हैं, इसमें सोडियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, आयरन और क्लोरीन शामिल हैं। अब ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। ये आप लोग MCQs के लिए इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि ये ऑक्सीजन का सिंबल O है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास इसका 16 है। तो ये आप लोग एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा कि ये बॉडी वेट की अगर बात करते हैं तो कितना परसेंट मौजूद है, ऑक्सीजन 65%। इसी तरह कार्बन 19% है, हाइड्रोजन 10% है, और नाइट्रोजन 3% है। अब हम बात करते हैं एटम की। तो एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। ये एलिमेंट का ही एक पार्ट है, एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो चीज़ कहला रही है एटम। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट तो बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट पार्ट है एक एलिमेंट का जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंटर होता है वो हम कहते हैं, वो कहलाता है एटम। एटम किसका यूनिट है, एटम यूनिट है मैटर का। इसके साइज़ वेरी करता है, वेट भी इसका वेरी करता है। सम फॉर एग्जांपल कुछ एटम्स जो हैं वो सेम एटम के साथ ही कंबाइन करते हैं, और कुछ एटम जो हैं वो डिसिमिलर एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं, या कोई डिफरेंट एटम है उसके साथ ये कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। न्यूक्लियस इसका सेंट्रल कोर जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, जैसे कि ये आपको जो गोल नज़र आ रहा है ब्लैक, ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो इसकी
बाहर नज़र आ रहा है सराउंडिंग, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब न्यूक्लियस में दो मेजर पार्टिकल्स हैं। एक तो है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है उसे प्रोटॉन बोलते हैं और प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अनचार्ज है जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं, से N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये रैपिडली मूव करते रहते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं, क्योंकि ये रैपिडली मूव करते रहते हैं। सो जो नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है आउटसाइड द न्यूक्लियस वो इक्वल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के। जब इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे प्रोटॉन के तो तब क्या होगा, तब एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होता है या न्यूट्रल, यानी कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर हैं वो इक्वल होते हैं तो जो एटम होता है वो क्या होता है, वो अनचार्ज होता है या फिर हम उसे न्यूट्रल कहते हैं, यानी कि उस पर फिर कोई चार्ज नहीं होगा। तो जो एटम है उसकी जो केमिकल और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड कर रही होती हैं, वो प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रही होती है न्यूक्लियस के। उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है उस पर भी डिपेंड कर रही होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो एटॉमिक नंबर जो है इसको डिनोट किया जाता है Z से, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है A से। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है हम कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी भी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं इसी एटॉमिक नंबर से, जैसे कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ एन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन, अगर किसी भी एटम में एक प्रोटॉन होगा तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, वो हाइड्रोजन है। अगर किसी में 6 प्रोटॉन है तो हम कहते हैं कि ये कार्बन है। अगर किसी एटम में 8 प्रोटॉन है तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन है। तो इन नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन द एटम्स न्यूक्लियस। अब एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करते हैं तो हमें मास नंबर मिल जाता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड मास नंबर या एटॉमिक मास भी बोलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं अभी कार्बन में कार्बन कंटेन 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा। और इसको किस तरह हम लिखते हैं, इट इज़ सिम्बलाइज विद अ सुपरस्क्रिप्ट बिफोर द एलिमेंट सिंबल। सुपरस्क्रिप्ट ये इस तरह जो ऊपर आपको 12 नज़र आ रहा है ना इसकी लेफ्ट साइड पे, तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर छोटा सा होता है इसे सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स हम कहते हैं कि द डिफरेंट फॉर्म्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, यानी कि इसमें सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट इसमें एटॉमिक मास होगा। अब जितने भी एटम्स हैं उसमें अगर हम कहते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं तो उसका नंबर ऑफ़ एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करते हैं, जैसे अगर हम जैसे कार्बन की बात करें कि कार्बन एक तो हमारे पास 12 है, एक 13 है, एक कार्बन नंबर 14 है। ठीक है, जैसे कार्बन आइसोटोप जो है एक हमारे पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो कार्बन 12 होगा। अगर 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है तो कार्बन 13 होगा। उसके अलावा अगर कार्बन जो है उसके 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हो गए तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन 14 होगा। तो इसमें कुछ आइसोटोप जैसे कि कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 13 जो है ये स्टेबल होते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। जैसे कि कुछ कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल होते हैं और वो ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उससे वो ब्रेक हो जाएंगे। तो कुछ आइसोटोप जो हैं वो स्टेबल होते हैं, कुछ आइसोटोप जो हैं वो स्टेबल नहीं होते।
तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ जो अनस्टेबल इसमें कुछ स्टेबल आइसोटोप्स की हमने बात की, कुछ अनस्टेबल। जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो इमिट करते हैं एनर्जी और स्मॉल पार्टिकल्स, और जो अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। तो अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या कहलाते हैं? रेडियो आइसोटोप्स या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और उसमें ऑक्सीजन, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन और फॉस्फोरस वगैरह शामिल हैं। अब आगे बात करते हैं एनर्जी लेवल शेल्स की। तो एनर्जी लेवल शेल्स हम जब बात करते हैं तो इसमें शेल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर डिस्ट्रीब्यूट अराउंड इट्स न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स इज कॉल्ड एनर्जी लेवल शेल्स, या फिर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसे कहा जाता है। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, एक न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो चीज़ कहलाती है एनर्जी लेवल शेल्स। जैसे हमारे पास यहाँ पर सोडियम की एग्जांपल दी हुई है कि अब हमारे पास अगर शेल्स की बात की जाए ना तो 7 एनर्जी शेल्स होते हैं, 7 शेल्स पॉसिबल हैं। हर शेल स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, जैसे कि जो न्यूक्लियस के करीब है। जैसे इस तरह हमारे पास ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये इसका तीसरा शेल हो गया, ये इसका 4, 5, 6, इस तरह ये 7 शेल पॉसिबल होते हैं, ठीक है। ये जो गोल है ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बाकी तमाम इसके शेल्स हैं जिसे हम एनर्जी शेल्स बोल रहे हैं। तो अब जो शेल जो सबसे न्यूक्लियस के करीब होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो सेकंड और थर्ड शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो लार्ज नंबर यानी कि जो सबसे न्यूक्लियस से दूर है शेल, उसमें जो है वो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, यानी कि शेल इज़ कम्प्लीट एंड स्टेबल व्हेन इट होल्ड्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तो शेल जो है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो कम्प्लीटली शेल फिल है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। कुछ ऐसे भी होते हैं एटम जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वो फिर ट्राई करते हैं कि वो या तो कोई इलेक्ट्रॉन ले लें, गेन कर लें, या फिर वो लूज़ कर लें, या फिर वो शेयर कर लें। तो कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे हमारे पास ये 2 हमारे पास शेल्स हैं, तो वो इस तरह आपस में शेयर कर लेते हैं, या फिर लूज़ कर लेते हैं, या फिर गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल दी हुई है कि सोडियम के पास जो है हम कह रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले जैसे हमारे पास ये बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। तो पहले शेल में इसके पास 2 होंगे, उसके बाद जो इसका दूसरा शेल है उसमें इसके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 हैं, फिर उसके बाद सेकंड में देखते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद अब एक बचा, ठीक है, 10 कंप्लीट हो गया। अब जो एक बचा वो इस थर्ड वाले में होगा। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इस बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, इन्हीं एनर्जी लेवल्स में कुछ सब लेवल्स भी होते हैं, और सब लेवल्स हमारे पास S, P, D, F और सो ऑन होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स, इनके अंदर कुछ सब लेवल्स होते हैं, और वो सब लेवल्स होते हैं S, P, D, F। और उसके बाद बात करते हैं, जैसे हम अगर यहाँ पे ये मेंशन नहीं है तो ये मैं आप लोगों को इस तरह बता देती हूँ। तो जैसे ये हमारे पास ये पहला शेल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, हम इस तरह भी इसको लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम इसको K, L, M इस तरह भी इसको हम नाम देते हैं, K, L और M। उसके बाद हमने बात की है जो SPDF। तो यहाँ पे जब SPDF की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये क्या है, ये S है, ये SP हो गया, और ये जो है ये SPD हो गया, ठीक है। और उसके बाद आगे SPDF फर्दर जो शेल्स हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दी हुई है, C14 है ये, और यहाँ पर ये C12 की दी हुई है। C14 है तो प्रोटॉन 6 होंगे, न्यूट्रॉन 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो टोटल अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर प्लस किया जाए तो कितने बनते हैं इसके पास? इलेक्ट्रॉन 14। उसके बाद इसी तरह कार्बन नंबर 12 में कितने बनते हैं? 12। तो ये है एनर्जी लेवल शेल्स। तो ये सारा जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और आपने इसको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से करना है, क्योंकि आपसे एटॉमिक नंबर मैथ्स में पूछा जा सकता है, डिफरेंस। उसके अलावा आइसोटोप के बारे में पूछा जा सकता है, एटम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जैसे कि MCQs पूछा जा सकता है। पॉजिटिवली चार्ज जो होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, इस तरह के आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं।
तो अब हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट ऑफ एटम्स है उसे डिस्कस करेंगे।